नेक्स्ट मेथड इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। यहाँ पर क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर्स एक एक करके जितने भी उनके रिस्पोंडेंट्स हैं उनको टेलीफोन पे कॉल करेंगे, लाइक मोबाइल पे कॉल करेंगे, एंड दे विल आस्क द रिस्पोंडेंट्स के एक छोटा सा सर्वे है और आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, एंड रिस्पोंडेंट्स विल आंसर द क्वेश्चन ऑन दी फ़ोन कॉल। एडवांटेजेस की बात करें तो रिलेटिवली लो कॉस्ट। डेफिनेटली अभी तक हमने जो मेथड्स पढ़े हैं, पर्सनल इंटरव्यू एंड मेलिंग क्वेश्चनर, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ सबसे ज़्यादा लीस्ट कॉस्ट पर है इन दोनों के कंपैरिजन में। रिलेटिवली लेस इन्फ्लुएंस ऑन रिस्पोंडेंट्स। आप टेलीफोन कॉल के ऊपर इन्फ्लुएंस रिस्पोंडेंट्स को ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे वो आपसे फ़ोन पे सुन रहा है, तो वो सिमिलरली आंसर भी उस टाइम पे कर देगा। एंड हाई रिस्पॉन्स रेट होगा। यहाँ पर मेलिंग क्वेश्चनर की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको बहुत टाइम तक वेट करना पड़ेगा किसी रिस्पॉन्स के लिए। जैसे ही आप कॉल पे क्वेश्चन पूछोगे, रिस्पॉन्डेंट उसी वक्त आपके क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेड यूज़ है यहाँ पर डेफिनेटली, क्योंकि देर आर सम एरियाज़, देर आर सम सिचुएशंस जहाँ पर हम नहीं फ़ोन कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं या हम उन एरियाज़ तक नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ पर हम इसे यूज़ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, अगेन रिएक्शंस आप यहाँ पर भी देख नहीं सकते आपके क्वेश्चन को। हो सकता है समटाइम्स रिस्पोंडेंट्स आर गेटिंग इरिटेटेड एंड दे डोंट वांट टू आंसर योर क्वेश्चंस, दे आर नॉट विलिंग फॉर दैट, सो दे माइट बी गिविंग all yes answers or all no answers just to avoid that call. एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द रिस्पॉन्डेंट्स, यहाँ पर भी हम इन्फ्लुएंस, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो यहाँ पर भी आएगा। अभी यहाँ पे दोनों पॉइंट्स हैं, एडवांटेजेस में नॉन इन्फ्लुएंस भी बोला है और डिसएडवांटेजेस में इन्फ्लुएंस भी बोला है। नॉन इन्फ्लुएंस ऐसे है कि आप क्योंकि कॉल पर हो तो जो एक फिज़िकल सामने से बैठ कर के पर्सन का इन्फ्लुएंस होता है वो नहीं हो पाएगा। बट समटाइम्स जब हम फ़ोन कॉल पे भी बात करते हैं तो इफ़ यू कीप ऑन आस्किंग द सेम क्वेश्चन ट्वाइस थ्राइस टू द रिस्पोंडेंट, देन ही माइट गेट इरिटेटेड एंड से ओके फाइन, यू वांट अ येस आंसर ना, येस इट्स येस आंसर फ्रॉम माई साइड। तो इस तरह की चीज़ों में हम इन्फ्लुएंस को थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पायलट सर्वे की। सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं तो वो क्वेश्चनर डायरेक्ट रिस्पोंडेंट्स के पास नहीं भेजा जाता। हमेशा उस क्वेश्चनर का एक प्री टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, एक छोटा सैम्पल सर्वे टाइप का भी हम कंडक्ट करते हैं। सिंपल सा हमारे आसपास में ही जो लोग हमारे साथ वर्क कर रहे हैं हम उन पर एक टेस्ट ग्रुप जैसा ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चनर सही है या नहीं है। यहाँ पर हमें और चीज़ें भी पता चलती हैं कि सर्वे अगर हम इसी क्वेश्चनर के बेसिस पर करेंगे तो उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं, क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं उस क्वेश्चन के। लाइक कोई क्वेश्चन रिस्पोंडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो फिर हम उस क्वेश्चन को चेंज भी कर पाएंगे। यहाँ पर अगेन हमें सूटेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस की बात के ऊपर पता चल जाता है कि हमारे क्वेश्चन सूटेबल है या नहीं है। यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शंस की क्लैरिटी पता चल जाती है। जैसे आप कभी भी कोई सर्वे अगर देखोगे क्वेश्चनर का तो उसके स्टार्टिंग में ही 2-3 इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं कि आपको अगर क्वेश्चनर को फिल करना है तो क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे। लाइक व्हेन यू गिव रेटिंग्स तो वहाँ पर रेटिंग करने के स्केल को बताया जाता है कि 1 इज़ बैड, 1 इज़ पुअर, 2 इज़ बैड, 3 इज़ ओके गुड, 4 इज़ very good and 5th is excellent. Sometimes there is a 10-point rating scale, so वो 10-point rating scale पर ratings क्या है। Sometimes rating scale में 1 बहुत good होता है and 5 bad होता है। तो इस तरह के instructions जो है वो वहाँ पर क्वेश्चनर में दिए होते हैं, जो हमें पायलट सर्वे में पता चल जाता है कि इंस्ट्रक्शंस हमारे क्लियर हैं या नहीं है। देन हमें यहाँ पर एन्यूमरेटर्स की परफॉर्मेंस के बारे में भी पता चल जाता है और एक आइडिया लग जाता है कि अगर हम इसी क्वेश्चनर को फाइनल सर्वे में भेजेंगे तो कितनी कॉस्ट और कितना टाइम लगेगा एक पर्सन की डिटेल्स को फिल करने में। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज़ क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। डेफिनेटली जब आप क्वेश्चनर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्वेश्चनर करेक्ट हो, कंक्रीट हो और बहुत सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया गया हो। सो देयर आर वेरियस पॉइंट्स ऑन विच वी कैन चेक आउट कि हमारा क्वेश्चनर सही है या नहीं है। फर्स्ट इज़ अ कवरिंग लेटर विद ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ सर्वे। डेफिनेटली आप जो भी क्वेश्चनर बना रहे हो, इट डजंट लुक गुड कि आपने सिर्फ क्वेश्चंस ही रिस्पोंडेंट्स को भेज दे। उसके पहले आपको एक कवरिंग लेटर जैसा लगाना चाहिए कि जिसमें आप लिखो डियर रिस्पोंडेंट्स या डियर सर और मैम, वी रिक्वेस्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चनर एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सच एंड सच सर्वेज। आप जो भी सर्वे कर रहे हो किस
वजह से कर रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके सर्वे का, और उनका रिस्पॉन्स आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, वो रिस्पॉन्डेंट्स आपके लिए कितने वर्थ इट है, ये उसमें लेटर में थोड़ा लिखना ज़रूरी होता है। अब प्लीजिंग लेटर लिखना ज़रूरी होता है सो दैट रिस्पॉन्डेंट्स उसको पढ़ के आपको रिस्पॉन्स कर सके। नेक्स्ट इज इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग एंड शुड कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। डेफिनेटली आपको क्वेश्चनर अगर बनाना है सो कीप इट वेरी लिमिटेड, लाइक अप टू 10 क्वेश्चंस, 15 और मैक्स टू मैक्स 20 क्वेश्चंस। मोर देन दैट अगर आपने क्वेश्चनर बनाया तो रिस्पॉन्डेंट्स पहले ही देख करके डर जाएंगे एंड दे विल बी अवॉइडिंग दैट क्वेश्चनर कि अरे इतने सारे आंसर्स हमें लिखने हैं ना। अगर आप पेजेस पे जैसे प्रिंट करके भी अगर दे रहे हो तो आपने जैसे रिस्पॉन्डेंट्स ने खोला 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और उसके बाद क्वेश्चनर चलता ही जा रहा है, 5-6 पेजेस अगर हो गए सो वो एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे एंड दे विल जस्ट अवॉइड इट एंड कीप इट साइड बाय। सो आप क्वेश्चनर अगर छोटा सा रखोगे, सिंपल रखोगे, 10 क्वेश्चंस होंगे सो दे विल फील कि अच्छा 10 ही क्वेश्चंस तो हैं, ठीक है, टिक कर देते हैं एंड भेज देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिगुअस और एनी पर्सनल क्वेश्चन। जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई एम्बिगुअस क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हो या उसका मीनिंग कम्प्लीटली कन्वे नहीं हो पा रहा हो, और कोई पर्सनल क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए, पर्सनल व्यूज़ पे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। देन क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज, क्लियर एंड सिंपल। बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस रखिए जो एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस हो, जितना हमें रिक्वायरमेंट है, जितना हमें पूछना है एग्जैक्टली पॉइंट पे क्वेश्चन किया जाए, वो क्लियर होना चाहिए और काफ़ी सिंपल होना चाहिए। देन क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डेफिनेटली अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो पूछना तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही एक जनरल सा क्वेश्चन होना चाहिए एंड देन मूविंग टू दी स्पेसिफिक वन। लाइक हम अगर ये चेक कर रहे हैं कि क्लास 11 के स्टूडेंट्स कौन से न्यूज़पेपर्स को ज़्यादा पढ़ते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि आप कौन सा न्यूज़पेपर, आपको दैनिक भास्कर के अंदर जो सिटी भास्कर या एडिटोरियल पॉइंट जो होता है वो कैसा लगता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और अगर पढ़ते हैं तो कौन से वाले पढ़ते हैं, एंड नीचे कुछ ऑप्शंस होने चाहिए विच आर इजीली अवेलेबल न्यूज़पेपर्स इन योर एरिया। सो इस तरह से क्वेश्चन होगा। अगर आप पहले ही एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लोगे कि आपको एडिटोरियल पार्ट कैसा लगता है या जो मैनेजमेंट गुरु सेक्शन आता है वो कैसा लगता है, तो वहाँ पर अगर आप बहुत स्पेसिफिक चले गए तो फर्स्ट क्वेश्चन पे स्पेसिफिक आंसर्स लोग नहीं देते। नेक्स्ट पॉइंट इज द क्वेश्चन शुड बी डिस्क्राइब्ड प्रिसाइसली एंड करेक्टली। आपको क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से देना है। लाइक कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी एंड यू हैव मेंशन दैट एक्सप्लेनेशन, तो वो बहुत करेक्ट और प्रिसाइस होना चाहिए। देन द लैंग्वेज यूज शुड बी ईजी एंड सिंपल। सी क्वेश्चनर में आप डेटा कलेक्ट करने की बात कर रहे हो तो आप जो भी लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, वेदर इट इज़ इन इंग्लिश, हिंदी और एनी ऑफ द वर्नाक्युलर लैंग्वेज, वहाँ पर क्वेश्चंस के ऊपर लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में भी लिख रहे हो तो वो इंग्लिश क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। आपको वहाँ पे वोकैबुलरी शो नहीं करनी है कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ पर आपको सिंपल रखना है ताकि एक जनरल लेमैन पर्सन भी उसको समझ पाए और आपको रिस्पॉन्ड कर पाए। देन द टर्म यूज आर एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली। अगर आपने कोई स्पेसिफिक जार्गन यूज़ किया है, कोई स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया है जिसका कोई और अदर सब्स्टिट्यूट वर्ड नहीं हो सकता था, सो वहाँ पर आपको उस टर्म को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है ताकि लोग समझ सकें कि उसका मीनिंग क्या था। देन द क्वेश्चन शुड नॉट यूज़ डबल नेगेटिव। लाइक अगर हमने सपोज हम यही न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं तो हमने अगर एक क्वेश्चन ऐसा लिख दिया कि डोंट यू थिंक नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ गुड। नाउ ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर डबल नेगेटिव आ गए कि डोंट यू थिंक नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ गुड। तो इस तरह से आपको डबल नेगेटिव क्वेश्चन नहीं रखना है। पहली चीज़ तो हम ये सोचेंगे कि हम क्वेश्चनर में नेगेटिव क्वेश्चंस को रखे ही नहीं। अवॉइड एज मच एज यू कैन यूजिंग ऑफ दिस नेगेटिव क्वेश्चंस, बिकॉज नेगेटिव क्वेश्चंस आपके क्वेश्चनर का इम्पैक्ट ख़राब करते हैं। बट अगर बहुत नेसेसरी है कि वहाँ पर आपको ज़रूरत ही है, अदरवाइज आपका रिस्पॉन्स कंप्लीट नहीं होगा, सो इन दैट केस यूज़ क्वेश्चंस विच हैव लीस्ट नेगेटिव options, least negative answers. Okay, next the questioner should not indicate alternatives to the answer. अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन मत रखिए जिसपे एक ऑल्टरनेटिव दिया हो। लाइक अगर हम ऐसा बोले कि अच्छा सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर आप क्या समझते हैं, दैनिक भास्कर है क्या, सो ऑलरेडी आपने सबसे अच्छा न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर का क्लू क्वेश्चन में दे दिया। तो वहाँ पर अगर आपने क्लू दे दिया है तो फिर नीचे पीपल विल आंसर येस
डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पर दैनिक भास्कर की बात हो रही थी, या उनको एक आइडिया मिल गया कि अच्छा हम कोई और न्यूज़पेपर का नाम क्यों लिखें, इन लोगों ने अगर दैनिक भास्कर पूछा है तो माइट बी दे आर इन फेवर ऑफ दैनिक भास्कर, और पीपल वो लिख सकते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से हम कोई क्लू देने वाले क्वेश्चन नहीं रखेंगे। अगर आपको बेस्ट पूछना है तो यू कैन जस्ट सिंपली पुट ऑन द क्वेश्चन कि आपके लिए बेस्ट न्यूज़पेपर कौन सा है, या विच वन यू थिंक इज़ द बेस्ट न्यूज़पेपर, लाइक दिस। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा के। सो जैसे हमने उस समय इन्फॉर्मेशन, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तभी मैंने बताया था कि दो तरह के सोर्सेज होते हैं सेकेंडरी डेटा के लिए, पब्लिश सोर्सेज एंड अनपब्लिश सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज आर लाइक गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस एक्सेट्रा, एंड अनपब्लिश सोर्सेज आर लाइक सेंसस ऑफ इंडिया, दे आर कलेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर ओन रिकॉर्ड्स। इस तरह से पब्लिश्ड जो ऑल ओवर गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए पब्लिश करती है, उस तरह के सोर्सेज से भी ले सकते हैं आप, और इसके अलावा अनपब्लिश सोर्सेज से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सैम्पल सर्वे की। सो पॉपुलेशन और यूनिवर्स इन स्टैटिस्टिक्स मीन्स टोटलिटी ऑफ आइटम्स अंडर दी स्टडी। बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं। तो यूनिवर्स इज़ बेसिकली वो पूरे आइटम्स जिन पर हम स्टडी कर रहे हैं। अब ये आइटम्स कोई भी हो सकते हैं। अगर हम पीपल पे स्टडी कर रहे हैं तो पूरे पीपल जिस भी हम ग्रुप पे कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल हम 500 ग्रुप पर अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो 500 पीपल का ग्रुप हमारे लिए उस टाइम पर यूनिवर्स बन जाएगा, पॉपुलेशन बन जाएगा। Then population or universe is a group to which the results of the study are intended to apply। और यहाँ पर हम उन पूरे रिजल्ट्स को, जो भी हमने स्टडी किया है, उस रिजल्ट का एप्लीकेशन हम उस 500 पीपल पर करेंगे। बट क्या हम सर्वे भी पूरे 500 लोगों पर करेंगे? नो। लाइक अगर हमें जबलपुर के लोगों पर कोई सर्वे करना है तो पूरे जबलपुर की पॉपुलेशन विल बी आर यूनिवर्स, आर पॉपुलेशन फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बट क्या हम पूरा सर्वे कंप्लीट पॉपुलेशन पर कर सकते हैं? तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उस पॉपुलेशन में से एक सैम्पल निकालेंगे। जैसे हम कभी घर के लिए कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वी आर गोइंग टू बाय वीट और राइस और पल्सेस, तो शॉपकीपर क्या करता है, अंदर से जा कर के जो बड़ी पैकिंग होती है उनमें से थोड़े से राइस या थोड़ा सा वीट हाथ में ला करके आपको दिखाएगा कि ये देखिए ये वाला अवेलेबल है। व्हाट इज़ दैट? इट इज़ एक्चुअली अ सैम्पल, कि ये सैम्पल रखा हुआ है और आप जो भी चूज़ करोगे वही पूरे बल्क में मिलेगा। ऐसे ही आपको सैम्पल कुछ प्रोडक्ट्स के भी मिलते हैं, शैम्पूज़ के, सोप्स के, इस तरह के फ्री सैशेज अवेलेबल होते हैं। तो वो फ्री सैम्पल्स जो है, दीज आर द डिनोमिनेशन, दीज आर द इंडिकेशंस कि आपको अगर सैम्पल पसंद आ रहा है तो जो मेन प्रोडक्ट है वो भी इसी का बड़ी कॉपी है। जब आप घर खरीदने जाते हो, जैसे आजकल अगर फ्लैट्स में, इफ़ यू आर गोइंग टू बाय अ फ्लैट, so there is a sample flat which is ready kept by the builders। तो आप सैम्पल फ्लैट को देख करके ये समझ जाते हो कि अगर ये ऐसा दिख रहा है तो जो ओरिजिनल बिल्डिंग में घर होगा वो भी सिमिलर टू सिमिलर ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सैम्पल से कलेक्ट करते हैं। सैम्पल क्या है? सैम्पल रेफर्स टू अ ग्रुप और सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड। सो हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूरे पॉपुलेशन से या पूरे यूनिवर्स से नहीं निकालते, हम इंफॉर्मेशन उस सैम्पल से कलेक्ट करेंगे। And a good sample is smaller than the population and is capable of providing accurate information about the population at lower cost and lesser time। और good sample हम किसे बोलेंगे? जो population का ही एक part होगा। सैम्पल और पॉपुलेशन कभी भी बराबर नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप 500 लोगों पर अगर स्टडी कर रहे हो तो आप सैम्पल भी पूरे 500 का ले लो, तो फिर आपका वो सैम्पल नहीं हुआ। देन यू आर रिसर्चिंग ऑन द होल पॉपुलेशन, ऑन द होल यूनिवर्स। सैम्पल इज़ लाइक इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पॉपुलेशन, बट उस पॉपुलेशन के पार्ट में आप ये कोशिश करोगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन की, या वो जो आपने सैम्पल लिया है, वो पूरी पॉपुलेशन को इक्वली रिप्रेजेंट कर सके। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, कि अगर हमें सैम्पल कलेक्ट करना होगा तो हम किन मेथड से सैम्पल को कलेक्ट कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज़ रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग इज़ दैट जहाँ पर हम यूनिवर्स में से किसी भी सैम्पल को, किसी भी यूनिट को रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे, इन स्पाइट ऑफ चेकिंग कि वो कौन है और वो किस बेसिस पर सिलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर हर एक यूनिट को, हर एक पर्सन को इक्वल चांस मिलता है
सैम्पल बनने का और उस पर रिसर्च करवाने का, क्योंकि हम रैंडम बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं, रैंडम बेसिस पे सैम्पल को सिलेक्ट कर रहे हैं। रैंडम सैम्पलिंग के 2-3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 इज़ लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड सबको पता है लॉटरी क्या होता है, कि हर किसी को एक नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, या कोई भी उनका नाम या उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन आईडी हम एक पीस ऑफ पेपर पे लिख करके एक बोल पे डाल देंगे, और बाद में उस बोल में से चिट्स विड्रॉ की जाएंगी, और जिसका चिट में नाम आएगा या जिसका नंबर आएगा दैट पर्सन विल बी सिलेक्टेड। तो दिस इज़ वन काइंड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। सेकेंड मेथड इज टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। यहाँ पर एक ऐसा टेबल बना दिया जाता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स डिवाइड करते हैं और उसमें भी नंबर्स लिखे होते हैं, और रैंडमली उसमें से नंबर सिलेक्ट किए जाते हैं कुछ मेथड से, और जो भी नंबर सिलेक्ट हो गए, जिसका आईडी वहाँ पर सिलेक्ट हो गया है, जिसका नाम उस टेबल के सिलेक्शन में आ गया, वो पर्सन हमारे सैम्पल का पार्ट बन जाएंगे। थर्ड टाइप इज़ एग्जिट पोल, दैट इज़ वोटिंग। जिस तरह से वोटिंग होती है कि एग्जिट पोल्स के थ्रू हम यहाँ पर वोट करवा सकते हैं और उनसे उनके रिजल्ट को पूछ सकते हैं। तो इस तरह से प्रेडिक्शन बेसिस पर, वोटिंग बेसिस पर भी हम सैम्पल कलेक्ट करते हैं। Next type of sampling is non-random sampling. Non-random sampling, as the name suggests कि this sampling is not random, it means यहाँ पर हर individual के पास equal chance नहीं होगा sample बनने का. It completely depends on the investigator, on the enumerator, that who he want to select as a sample. इसके methods होते हैं. First method is judgment, purposive और deliberative sampling. इट डिपेंड्स, यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर का अपना बेसिस ऑफ जजमेंट होगा, अपना एक पर्पस होगा जिसके बेसिस पर वो डिसाइड करेगा कि इसको सैम्पल में रखना है और किनको नहीं रखना है. दिस इज़ अ काइंड ऑफ पर्सनल बायस्ड डिसीजन जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर सैम्पल कलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज़ कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग इज़ लाइक, वहाँ पर हम एक डिफाइन कर देंगे कि इतने लोग तो यह वाली कैटेगरी के होने ही चाहिए. लाइक हम कोई भी अगर सर्वे डिसाइड करें और वहाँ पर ये बोल दिया जाए कि 20 पीपल या 20% ऑफ दैट सैम्पल शुड बी गर्ल्स या 20% सैम्पल शुड बी फीमेल्स, तो वहाँ पर आपको उनको कंसिडर करना पड़ेगा. Then convenient sampling. Convenient sampling is that where investigator himself collects the sample units on the basis of his convenience. Like अगर हमें एक locality area पे लोगों को सर्वे करना था कि लोग कितनी मंथली इनकम उनकी कितनी है या वो मंथली एक्सपेंसेस कितना करते हैं, तो मुझे एक पूरे एरिया में स्टडी करना था. तो मैंने सोचा कि क्यों मैं पूरे एरिया में घूमूं और इतना कॉस्ट और एक्सपेंस करूं. बेटर क्या किया मैंने कि मुझे 10 फैमिलीज़ का सर्वे करना था. सो मैंने अपने ही कॉलोनी में 10 फैमिलीज़ को ले लिया, मेरे घर के साइड में जितने भी लोग रहते थे, और उन 10 लोगों पे वो सर्वे करके रिजल्ट दे दिए. नाउ मेरा डेटा तो आ गया, बट दैट डेटा वोंट बी दैट मच एक्यूरेट और कॉन्करेंट. वाई? क्योंकि आप एक ही एरिया पे ले रहे हो, या बेटर कि आपने एक ही कॉलोनी के 10 फैमिलीज अगर ले ली, तो समवॉट उनके एक्सपेंसेस क्राइटेरिया या उनका इनकम क्राइटेरिया सिमिलर होगा, क्योंकि जनरली एक एरिया में एक ही तरह के लोग रहते हैं. बट अगर आप एरियाज चेंज कर करके लेते हैं, आप डिफरेंट जगह से लोगों को लेते हैं, तो शायद आपको डेटा में वेरिएशंस मिलते और डेटा में काफ़ी फिगर्स का वेरिएशन आता, और जो हम कंक्लूजन्स निकालते वो काफ़ी अच्छे से निकल पाते. नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स. सो डेफिनेटली बिकॉज आपने पूरे यूनिवर्स पर स्टडी नहीं किया है, पूरे पॉपुलेशन पर स्टडी नहीं किया है, यू हैव जस्ट स्टडीड अबाउट द सैम्पल, सो इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके सैम्पल में एरर्स आएंगे. बट अब क्योंकि आपकी सैम्पलिंग भी 2 तरह की थी, रैंडम एंड नॉन रैंडम, सो आपके एरर्स भी 2 तरह के होंगे, सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स. बिकॉज नॉन रैंडम सैम्पलिंग इज एक्चुअली नॉन सैम्पलिंग, क्योंकि आपने सैम्पल तो दिया ही नहीं, आपने तो अपने बेसिस पर डेटा कलेक्ट किया था. तो सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, 2 तरह के एरर्स हमें स्टैटिस्टिक्स में मिलते हैं. सो बेसिकली एरर क्या होता है? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू. जो एक्चुअल में वैल्यू थी उस पोजीशन पर, या आपके जो भी आपने एवरेज निकाला उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती, और आपके सैम्पल में एवरेज वैल्यू लेने पर क्या आया, इन दोनों के डिफरेंस को हम एरर बोलते हैं. एरर्स 2 तरह से हो सकते हैं, सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन सैम्पलिंग एरर. सैम्पलिंग एरर इज व्हाट, हमने जो एक्चुअल पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन था वहाँ उसका और हमारे जो एस्टिमेटेड सैम्पल है इसके बीच का डिफरेंस इज सैम्पलिंग एरर. एंड सैम्पलिंग एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम साइज ऑफ सैम्पल को इंक्रीज कर दें. लाइक
अगर आपको 10,000 पीपल पर रिसर्च करनी है और आप उसमें से 100 लोगों का सैम्पल ले रहे हो, सो दिस इज़ अ क्वाइट स्मॉल सैम्पल. रिसर्चिंग ऑन 10,000 पीपल एंड टेकिंग सैम्पल ऑफ 100 पीपल, ये बहुत कम है, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल को छोड़ दोगे या आपको बहुत सारे उस तरह के लोग सैम्पल में इंक्लूड नहीं हो पाएंगे जिनकी ज़रूरत हमें डेटा में थी. बट अगर हम 500 लोगों पे स्टडी कर रहे हैं और उस पर अगर हम 100 का सैम्पल ले रहे हैं, तो दैट्स प्रिटी इनफ, प्रिटी गुड, क्योंकि उसमें हमें काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगी. या सिमिलर केस देखो कि अगर हमें 10,000 में 100 लोगों का सैम्पल सफिशिएंट नहीं था और अगर हम 10,000 में अब सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ करके 1,000 कर देते हैं, तो हमें डेटा काफ़ी करेक्ट मिल सकता है. Talking about non-sampling errors, so non-sampling errors are those errors that are more serious than sampling errors, because आप sampling error को minimize कर सकते हो sample का size increase करके, but non-sampling errors को eliminate करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1 इज़ एरर इन डेटा एक्विजिशन, लाइक फ्रॉम रिकॉर्डिंग इनकरेक्ट रिस्पॉन्स. अगर आपने रिस्पॉन्स करेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर तो पर्सनल बायस हो रहा था इन्वेस्टिगेटर का, सो इट माइट बी पॉसिबल कि इन्वेस्टिगेटर ने 10 लोगों पर सर्वे किया होगा और 5 लोगों के क्वेश्चनर को अपने मन से उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इधर उधर डेटा मैनिपुलेट करके फिल कर दिया गया होगा. तो ये एरर्स हैं डेटा एक्विजिशन पे. सेकेंड पॉइंट इज़ नॉन रिस्पॉन्सिंग. अगर यहाँ पर इंटरव्यूअर किसी स्पेसिफिक पर्सन से कांटेक्ट ही नहीं कर पाया जिसका नाम उस लिस्ट में लिखा था, जिसका नाम इन्वेस्टिगेटर के रिस्पोंडेंट्स की लिस्ट में था, अगर हम उनसे ही कांटेक्ट नहीं कर पाए तो यहाँ पर उसका नॉन रिस्पॉन्स भी हो जाएगा. नेक्स्ट इज सैम्पलिंग बायस. डेफिनेटली अगर हमने टारगेट पॉपुलेशन पर प्रॉपर सैम्पल ना लेने के बजाय हमने एक बायस्ड सैम्पल लिया है कि हम पूरे एरिया पे स्टडी कर रहे थे, बट सैम्पल हमने सिर्फ एक छोटी कॉलोनी के लोगों का अगर ले लिया, तो फिर वहाँ पर हमें ट्रू डेटा नहीं मिलेगा. हमें डेटा से जो एनालिसिस करना है वो एनालिसिस करेक्ट नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया की. सेंसस ऑफ इंडिया वी ऑल नो एवरी 10 ईयर पे हमारे यहाँ सेंसस होता है, जनगणना होती है, जिसमें हर फैमिली के पास जाकर के डेटा कलेक्ट किया जाता है कि उनके यहाँ कितने पर्सन रहते हैं, कौन क्या एजुकेशन कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है तो किस में जॉब कर रहा है, छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं. सो ये सारी तरह की इन्फॉर्मेशन सेंसस में कलेक्ट करी जाती है. सो बेसिकली सेंसस ऑफ इंडिया इज़ ए एजेंसी दैट वर्किंग एट नेशनल लेवल फॉर कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा. नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं. सेंसस ऑफ इंडिया अपने आप में भी एक एजेंसी है जो इस तरह के सर्वेस को कंडक्ट करवाती है. Then it provides the most important and complete demographic record of population. It is conducted in every 10 years. Definitely demographic condition पर काफ़ी हमें आइडिया यहाँ से मिल जाता है. demographic condition means कि कंट्री का स्टेटस क्या है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने चाइल्ड है, कितने न्यू बॉर्न बेबीज़ है, कितने लोगों की डेथ हो गई है पहले, एजुकेशनल का क्राइटेरिया क्या चल रहा है. सो देयर आर वेरियस रेशियोज ऑन विच the population of India can be judged accordingly. The census official collect information on various aspects. थी यहाँ पे बहुत सारे aspects होते हैं जिसे हम वो collect करते हैं, जिसे check करते हैं. These are the sex ratio, literacy, migration, etc., which are used to interpret and analyze to understand many economic and social issues in India, and accordingly plans and policies are formulated. So यही डिसाइड करते हैं कि लिटरेसी रेट कितना है, एजुकेशन का रेट कितना है, हेल्थ स्टेटस क्या है, मॉर्टैलिटी रेट यहाँ से पता चल जाता है, और उन सारे डेटा के बेसिस पर फिर ये डिसाइड किया जाता है कि नेक्स्ट ईयर्स में इंडिया को कौन सी पॉलिसीज़ अप्लाई करनी चाहिए. Next, one of the most important institutes for collecting statistical data in India is National Sample Survey Organization, that is NSSO. NSSO is basically 1950 में establish हुआ था. ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर वर्क करता है और ये एस्टिमेट्स लगाते हैं लिटरेसी को लेकर, स्कूल एनरोलमेंट को लेकर, मैटर्निटी को लेकर, PDS एक्सेट्रा, इस तरह की सर्विसेज को लेकर के ये लोग एस्टिमेट्स लगाते हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पर. एंड उनको रिपोर्ट्स के थ्रू पब्लिश भी करते हैं. अपने जितने सर्वेज हुए होते हैं उनकी जो डेटा या कंक्लूजन या जो भी रिजल्ट्स उनके निकलते हैं वो ऑनलाइन उनके जर्नल्स पर भी अवेलेबल है, उनकी वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं.
तो इस तरह के सर्वे करने से ये नेशनल लेवल पर जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो उससे काफ़ी सारा स्टैटिस्टिकल डेटा दूसरे इंडस्ट्रीज़ को, दूसरी एजेंसीज़ को भी अवेलेबल होता है। साथ ही साथ हमें कंट्री के डेमोग्राफिक सिचुएशन के बारे में काफ़ी आइडियाज़ लगते हैं कि कंट्री में क्या लिटरेसी रेट चल रहा है, क्या मोर्टालिटी रेट है, स्कूल में कितने बच्चे जाके पढ़ रहे हैं, लिटरेसी कितना प्रमोट कर पा रहे हैं हम, पॉवर्टी स्टेटस इंडिया का क्या चल रहा है, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। इस तरह की काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें NSSO के रिज़ल्ट से मिलती है। अपार्ट फ्रॉम NSSO यहाँ इंडिया में बहुत से और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नेशनल लेवल पर स्टडी करते हैं। इनके कुछ नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। दैट इज़ फर्स्ट सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI, Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, that is DGCIS, and Labor Bureau etc. So इस तरह के और भी हमारे यहाँ इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज़ हैं जो नेशनल लेवल पर स्टडी कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर। So students, here comes the end of the chapter. In the whole chapter we have studied about the two sources of data collection, that is primary and secondary. Later we have discussed about various sources in primary data collection, that is personal interview, mailing questionnaire, telephonic interview, their advantages and disadvantages. Then we have studied about the sources of secondary data collection. Then we have studied about questionnaire, pilot survey, then how to take a sample out of your universe, what are the basic errors in statistics and how that errors can be removed. Then we have studied about the Census of India and the other statistical organizations that are working on all over India level to collect these statistics data for giving more reliable information to the general public. So go through again with the chapter, read out the format. Also take support of your NCERT books or any of the reference books if you are having with you. And if you have any doubts, any query, then just comment down below and I'll answer all of your questions. Okay, bye bye.